નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગઈકાલે આપણે હિન્દ દેશ કે નિવાસી એ જે કાવ્ય છે એની સમજ મેળવી, એના અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેં તમને આપી. તમે બધાએ કાવ્ય લખી, અભ્યાસના પ્રશ્નો પણ લખ્યા હશે, કાવ્ય મુખપાઠ પર થઈ ગયું હશે. હવે આજે આપણે એ જે કાવ્ય છે એને સ્વાધ્યાય, એના પ્રશ્નની સમજ મેળવીશું. तो प्रश्न 1, प्रश्न के उत्तर लिखिए. हिंदवासियों में कैसी विविधताएं है? પ્રશ્નનો મતલબ એવો છે કે ભાઈ ભારત દેશમાં જે રહેતા લોકો છે એમાં કઈ કઈ પ્રકારની વિવિધતા જોવા મળે છે. તો આપણે કાવ્યમાં જોઈ ગયા કે ભાઈ हिंदवासियों में सबके रंग अलग अलग है, सबके रूप अलग अलग है, सबकी वेश अलग है, सबकी भाषा अलग है, सबके धर्म अलग अलग है, सबके संप्रदाय अलग अलग है. इस प्रकार की भिन्नता, विविधता सब हिंदवासियों में हमें देखने को मिलती है. हर हिंदवासी अलग अलग धर्म में अलग अलग रीति रिवाज से अपना जीवन व्यतीत करता है, अपने उत्सव त्यौहार मनाता है और सभी को अपनी तरह की ज़िंदगी जीने की आज़ादी हमारे बंधारण में दी गई है. इसीलिए हिंदवासियों में काफ़ी सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती है. दूसरा प्रश्न है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो हमें काव्य में देखने को मिला था कि माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे फूल माला में एक रूप हुए हैं. इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? मैंने जब आपको काव्य की समझ दी थी तब उसमें नदियों की बात मैंने की थी कि भारत की गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों का उल्लेख किया गया है. चौथा प्रश्न है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि नदियाँ जो है वो उसका जीवन हमेशा परोपकार पूर्ण होता है, वो हमेशा दूसरों के लिए जीती है और उनके रास्ते अलग अलग होते हैं लेकिन मंजिल क्या होती है? सागर. वैसे ही हमें भी नदी की तरह हमारा जीवन दूसरों के काम में आए और अंततः हमारी जो मंजिल है भगवान, वो सब एक है. इसीलिए हमें आपस में कोई बैर नहीं रखना चाहिए और नदी से हमें सीख लेके हम सबके रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है, यह संदेश हमको मिलता है. दूसरा प्रश्न है, कोष्ठक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए. यानी कि यहाँ हमें 4 बॉक्स दिए गए हैं, उस बॉक्स में 4 शब्द है, एक बॉक्स में 4 शब्द है. ठीक है, तो उसमें से जो शब्द समानार्थी नहीं है उस ग्रुप का, उसे हमें ढूंढना है. जैसे कि हमें पहले कोष्ठक में दिया गया है पंथ, राह, रास्ता और पैर. तो यहाँ जो पैर है, ठीक है, वो समानार्थी शब्द नहीं है. तो ये शब्द हमने लिया और बाद में इस शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है. तो कैसे करेंगे? तो हामिद अपने पैर पर खड़ा होकर चलने लगा. આવી રીતેનો વાક્ય પ્રયોગ આપણે કરી શકીએ છીએ. હવે બીજું જુઓ, તો કુસુમ, પુષ્પ, कांटा, फूल. तो कुसुम, पुष्प, फूल ये तीनों समानार्थी शब्द है, लेकिन इसमें जो कांटा शब्द है वो उससे अलग प्रकार का शब्द है. सॉरी, इसमें क्या करना है, हमें और अलग शब्द ढूंढना है और वाक्य में जो प्रयोग करना है वो समानार्थी शब्दों का करना है.
इसलिए समान वाले शब्द है कुसुम, फूल, पुष्प। ये तीन में से किसी शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है। तो बगिया में काफ़ी सारे फूल खिले थे, ठीक है। ऐसे करके हमें वाक्य बनाना है। और दूसरा आएगा अनूठा, अनोखा, निराला, आम, ठीक है। तो इसमें आएगा आम। आम जो है वो अलग शब्द है और इसे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो भारत की प्रजा का अंदाज काफ़ी निराला है, ऐसा हम वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अब जन, मनुष्य, मानव, स्त्री, तो इसमें जो स्त्री है वो अलग शब्द है। तो हम वाक्य में प्रयोग कैसे बना सकते हैं कि मनुष्य तू बड़ा महान है। આવી રીતે આપણે એનું વાક્ય બનાવી શકીએ। હવે આગળ આપણે જોઈએ તો ભાષા સજ્જતા, એમાં આપણને કાંઈક સંવાદો આપવામાં આવ્યા છે। प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना। मीना, नहीं मेरा मन नहीं लग रहा। प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों। कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। उपयुक्त वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा को शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनकी सूची बनाइए। देखो, तो यहाँ प्रियंका के लिए कौन सा शब्द बनाया है, कल आप। प्रियंका के लिए आप शब्द है, ठीक है। फिर दूसरा है मीना के लिए मैं, ठीक है। दूसरा सीमा मौसी के लिए उन्होंने। नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण करें। जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। आगे वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया उन्हें अलग छांटकर लिखिए। तो इसमें सर्वनाम आएंगे, मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है, मुझे, हम मैच जीत गए, हम, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तुम, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तुम्हारी, वह कैप्टन है, वह, उसने एक लंबा छक्का लगाया, उसने। विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को छांटकर बॉक्स में लिखिए। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो स्वयं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, हमें आदि। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आदि। अन्य पुरुष में वह, वे आदि। निजवाचक सर्वनाम, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। जिसने निजत्व या अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। આપણે ઉપરના વાક્યમાં ઉદાહરણ જોયું ને, પ્રશ્ન નંબર 5માં એ, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, वह आप ही चला गया, वे खुद चले गए, ठीक છે। તો આ આપણે જે સર્વનામની સમજ મેળવી। હવે તમે આપણો અહીંયા પાઠ પૂર્ણ થાય છે તો દરેક વિષય સંપૂર્ણ પાઠ સ્વાધ્યાય અભ્યાસ બધું લખીને કાવ્ય મુખપાઠ કરે। અને ખાસ તમે આજે લેસન કરો છો એના ફોટા ગ્રુપમાં મૂકવા
ફોટા જે પાડો તે સારા પાડવા, જેથી કરી અને વાંચવા યોગ્ય હોય, વંચાઈ શકે એવા હોય અને અક્ષર સારા અક્ષરે લખો, જેથી કરી અને તમને નોટના જે માર્ક્સ હોય છે એ મળવામાં ફાયદો થાય. તો દરેક વિદ્યાર્થી આ કાવ્યમાં તમને સમજ મેળવી હશે એવી આશા રાખું છું. ધન્યવાદ.